हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्राची। वेलकम टू अवर चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का नया टॉपिक, दैट इज कैपेसिटर्स एंड कैपेसिटेंस। तो इससे पहले की वीडियो में हमने डिस्कस किया हुआ है डाइलेक्ट्रिक्स एंड बहुत सारे टॉपिक्स हमने कवर कर लिए हैं यहाँ तक के। अगर आपसे कोई भी टॉपिक मिस हो चुका है तो आज से जस्ट एक बार जरूर देख लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक एंड फर्स्ट चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप जाके प्लेलिस्ट को थ्रू कर सकते हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं कैपेसिटर्स के बारे में। क्या होते हैं कैपेसिटर्स? ठीक है, सिंपल सी अगर मैं बात बताऊं, जैसे कि लाइट गई, लेकिन अब क्या हो गया, अब जो मेरे पास स्टोर्ड लाइट थी अब वो जलने लग गई, राइट। तो ये जो स्टोर्ड लाइट थी ये कैसे आई मेरे पास? क्योंकि ये स्टोर्ड चार्जेस थे। तो स्टोर्ड चार्जेस मतलब कि स्टोर्ड एनर्जी थी। जब हम कहते हैं किसी डिवाइस में एनर्जी स्टोर्ड होती है तो उस डिवाइस को हम कहते हैं कैपेसिटर। बिल्कुल सिंपल सी लैंग्वेज कि एक डिवाइस जो एनर्जी स्टोर करके रखती है, चार्जेस स्टोर करके रखती है, इलेक्ट्रिसिटी स्टोर करके रखती है, उसे हम कैपेसिटर्स कहते हैं। ठीक है, और जब हमें यूज में लिया, हमें जब टाइम मिला, हमें जब चाहिए तो हमने उससे ले ली। ठीक है, दीज आर कैपेसिटर्स। अब आप कहोगे कि मैम बैटरी भी तो एक कैपेसिटर ही हुई है ना, वो भी तो एनर्जी स्टोर कर रही है। ठीक है, बैटरी है जो एक एनर्जी स्टोर करती है। ठीक है, बैटरी जो है वो एक एनर्जी स्टोर करती है, और जो कैपेसिटर होते हैं वो भी एनर्जी स्टोर करते हैं। बट इनमें डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस तो सबसे पहली बात ये है कि जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो बैटरी होती है इसके पास केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल एनर्जी। ठीक है, हमें पता है कि सेल होता है, हमने 8th स्टैंडर्ड में छोटे होते हैं हमने पढ़ा था सेल के अंदर क्या होता है, डिफरेंट केमिकल्स होते हैं, वो आयंस क्रिएट करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस क्रिएट होते हैं। तो यानी कि इसमें कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? केमिकल। जैसे ही ये भेजती है तब वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? इलेक्ट्रिकल में। ठीक है, लेकिन जो कैपेसिटर्स होते हैं इनके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी ही स्टोर होती है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में ही एनर्जी स्टोर होती है कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ बैटरी का सिंबल ये रहता है तो कैपेसिटर का सिंबल ये रहता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, जैसे एक बड़ा एक छोटा होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल एक नेगेटिव टर्मिनल होता है। ये जो होता है ये आप कह सकते हो कि दोनों इक्वल लेंथ के होते हैं टर्मिनल्स, और इसको हम यहाँ कहते हैं यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ नेगेटिव है। इसकी वर्किंग हम अभी अब पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और जानते हैं कैपेसिटर्स के बारे में। अब और क्या डिफरेंस है आपके पास, क्योंकि मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन यही रहता है बैटरी में और कैपेसिटर में। ठीक है, तो अब हम उसी के बारे में ही डिस्कस करके और हम जान रहे हैं कि कैपेसिटर्स क्या होते हैं। तो कुछ और एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो एक फील्ड है। ठीक है, एक फील्ड है, मुझे वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा पानी एकदम से फेंकना है, क्योंकि वो बहुत डस्ट है, मुझे एकदम से पानी वहाँ पे बहुत सारा फेंकना है, और ताकि वो डस्ट एकदम से क्लीन हो जाए। ठीक है, और मुझे वहाँ पे कम से कम 10 लीटर पानी चाहिए। तो मैं अगर पाइप लेकर जाऊंगी और 10 लीटर पानी अगर मुझे ऐसे फैलाना है तो मुझे कम से कम आधा घंटा लग जाएगा कि 10 लीटर पानी मुझे यहाँ पे गिराना है। ठीक है, लेकिन अगर मैं 10 लीटर वाली बकेट उठा के लेकर जाती हूँ और उसको एकदम से ऐसे फेंक देती हूँ, ज़्यादा इफेक्टिव है और एकदम झटके में 10 लीटर पानी गिर गया। ठीक है, तो यहाँ से भी आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, पाइप यानी कि धीरे धीरे जब हमने उसको ऐसे पानी दिया, दैट इज बैटरी। लेकिन जब हमने बकेट को एकदम झटके से ऐसे फेंका और 10 लीटर पानी एकदम से आ गया, दैट इज अ कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटर का मतलब क्या होता है? जब हमें एकदम से कोई चीज़ चाहिए होती है। जैसे कि और एग्जाम्पल लेते हैं, मान लो किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है या फिर हार्ट की ब्लॉकेज हो चुकी है, तो उसको शॉक दिए जाते हैं, ऐसे शॉक दिए जाते हैं। ठीक है, तो शॉक से क्या होता है? ज़्यादा चार्जेस, ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है ना। तो अगर हम नॉर्मल पीछे बैटरी लगाएंगे, वो तो सिंपल चार्जेस आराम से जाई जा रहे हैं, उससे तो शॉक नहीं लगेगा। तो एकदम से स्टोर्ड एनर्जी जब एकदम से जाएगी और एकदम से चार्जेस क्रिएट होंगे और शॉक लगेगा, तो वहाँ पर डिवाइस कौन सी यूज होती है? कैपेसिटर। जो एकदम बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोई चीज़ हमें चाहिए होती है, तब हम वहाँ पे क्या यूज़ करते हैं? कैपेसिटर। अब आपके हाथ में फ़ोन है, अब आप जब कैमरा से क्लिक करते हैं तो वहाँ पीछे से एकदम से क्या आती है? एक फ्लैश आती है। ठीक है, एक फ्लैश आएगी पीछे से। अब वो जो है वो क्या है? कैपेसिटर।
क्यों? क्योंकि जैसे ही आपने उसको क्लिक करा एक फ्लैश आई, फटाफट से फ्लैश बंद, फ्लैश बंद। तो जो फ्लैश जो आई एकदम से आई है वो क्या थी? वो पहले अंदर स्टोर्ड चार्जेस थे, वो एकदम से निकल के आए हैं, तो वो क्या हो गई? आपकी कैपेसिटर्स हो गए। तो ये था कुछ डिस्कशन ऑन कैपेसिटर्स कि वो क्या होते हैं, किस तरीके से वो बैटरी से डिफरेंट है। तो अब इसकी हम जनरल वर्किंग पढ़ते हैं, तो स्टार्ट करते हैं। अब आते हैं हम कैपेसिटर्स को फिजिक्स के लैंग्वेज में कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे बनाते हैं। तो कैपेसिटर्स जो है वो एक सिंपल एक कंडक्टर, ठीक है, एक कोई कंडक्टर लिया है हमने, अब इसको हमने क्या बनाना है? कैपेसिटर बनाना है। अभी के लिए इट इज अ कंडक्टर, और कंडक्टर का जो नेट चार्ज होता है वो क्या होता है? जीरो। ऑब्वियसली सारे पॉजिटिव नेगेटिव आपस में क्या हो जाते हैं? कट आ जाते हैं, और नेट चार्ज क्या हो जाता है? नेट चार्ज इज जीरो ऑफ अ कंडक्टर। अब हमें इसे क्या बनाना है? एक कैपेसिटर बनाना है। कैसे बनाएं इसको? कैसे एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस बनाएं? इसको हम क्या देंगे? इसको हम देंगे चार्ज। क्या देंगे? चार्ज। तो जब हम इसको चार्ज सप्लाई करेंगे, तो हमें पता है कि चार्ज जो होता है वो कैसे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये एक यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गई चार्ज की एक इसके सरफेस के ऊपर, ठीक है। अब ड्यू टू चार्ज, अब यहाँ पर क्या क्रिएट हो चुका है? इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल आ चुका है, इसका खुद का कोई ना कोई पोटेंशियल आ गया है। पोटेंशियल क्या होता है आपके पास? पोटेंशियल इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दिस इज अ कांस्टेंट, कितना चार्ज सोर्स है और कितनी दूर है, ठीक है। तो ये एक तरीके का इसके पास क्या क्रिएट हो चुका है? पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है। तो जितना ज्यादा हम चार्ज देते रहेंगे, एज फॉर्मूला इंडिकेट्स, जितना हम चार्ज देते जाएंगे उतना ही उसका पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब इसे हम एक बार चार्ज दे रहे हैं, इसका पोटेंशियल बढ़ रहा है, यानी कि इसकी एनर्जी स्टोरेज इसकी बढ़ रही है। तो एक तरीके से हमने इस कनेक्शन को क्या बोल दिया? एक कैपेसिटर बोल दिया, ठीक है। कैसे हम इसका बाद में यूज करेंगे, दैट इज टोटली अ डिफरेंट थिंग, कि हम उसको कैसे यूज करेंगे वो अलग बात है, वो बाद में हम आगे पढ़ेंगे किस तरीके से हम उसको यूज करते हैं। अभी के लिए हमने एक कंडक्टर को क्या क्रिएट कर दिया? कैपेसिटर बना दिया है बाय प्रोवाइडिंग चार्ज ऑन इट, जिससे उसका पोटेंशियल बढ़ गया है। अब ये एक कैपेसिटर है, इसके पास एक एनर्जी स्टोर हो गई है, राइट। अब अगर मैं ये कहूँ कि हम इसको कुछ पर्टिकुलर टाइम के लिए ही चार्ज दे सकते हैं, ज्यादा चार्ज भी नहीं दे सकते, है ना। ऐसा क्यों? हर एक की अलग अलग कैपेसिटी होती है ना, हर एक चीज की अलग अलग कैपेसिटी होती है। हम उसको उतनी ही चार्ज प्रोवाइड कर सकते हैं, उतना ज्यादा चार्ज प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वो चीज क्या है उसको अभी पढ़ते हैं। अभी के लिए हमने यहाँ पर क्या देखा कि जैसे जैसे मैं क्या कर रही हूँ, चार्ज बढ़ा रही हूँ, तो पोटेंशियल बढ़ रहा है। तो चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल, ठीक है। अब मैथमेटिकली क्या होता है, जैसे हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं, हम कोई ना कोई यहाँ पे कांस्टेंट लगाते हैं, एंड द कांस्टेंट हियर इट इज कॉल्ड कैपेसिटेंस। तो ये क्या है? उसकी कैपेसिटेंस है, यानी कि कैपेसिटी टू स्टोर चार्जेस, कैपेसिटी टू स्टोर एनर्जी। सो कैपेसिटेंस की अगर हम बात करें तो यहाँ से क्या निकल के आएगा फॉर्मूला? दैट इज Q अपॉन में V, राइट। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कि किस तरीके से हम चार्ज बढ़ाते हैं और उसका जो होता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? क्रिएट होता रहता है, बढ़ता रहता है, ठीक है। तो हम क्या कह रहे हैं कि एक एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस हमने क्रिएट कर ली है, राइट। अब अगर मैं इसके ऐसा यूनिट की बात करती हूँ, तो ऐसा यूनिट क्या होती है? चार्ज की कूलम, पोटेंशियल डिफरेंस की वॉल्ट। तो कूलम पर वॉल्ट इज कॉल्ड फैरेड, तो दिस इज कॉल्ड 1 फैरेड। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो 1 फैरेड इज अ वेरी वेरी बिग यूनिट। तो हम प्रैक्टिकली जो यूज करते हैं वो 1 माइक्रो फैरेड यूज करते हैं, दैट इज 10⁻⁻6 फैरेड होगी। 1 नैनो फैरेड यूज करते हैं, दैट इज 10⁻⁻9 फैरेड हो गई। पीको फैरेड भी हम यूज करते हैं, पीको इज 12, 10⁻⁻12 फैरेड होगी। तो हम प्रैक्टिकली ये यूनिट्स यूज करते हैं कैपेसिटेंस की। 1 फैरेड जो होता है वो बहुत बड़ी यूनिट होती है। अब ये तो हमने बात कर ली एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस की,
ठीक है, कि एक हमने कैपेसिटर क्रिएट कर दिया, एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस क्रिएट कर दी। अब हमने उसका कैपेसिटेंस भी निकाल लिया, यानी कि उसकी कितनी कैपेबिलिटी है, ठीक है, दैट इज Q अपॉन में V। अब यहाँ पर ना एक इसकी लिमिटेशन आ जाती है कि हम किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर ही हम इसको क्या कर दे सकते हैं, चार्ज दे सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा चार्ज दिया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे, अब इस चीज़ को ध्यान से देखना। जैसे कि मान लो ये एक आपका क्या है, कंडक्टर है, हमने इसको चार्ज दिया, ये हमने इसको ऐसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, हमने इसको चार्ज दे दिया। अब ये क्या बन गया है, एक कैपेसिटर बन गया, राइट। इसका पोटेंशियल बढ़ गया, कैपेसिटर बढ़ गया, कैपेसिटेंस बन गया। अभी क्या हो रहा है, अभी इसके आसपास क्या है, एयर है, ठीक है। एयर क्या होती है, इंसुलेटर होती है, विच मीन्स कि ये क्या है, पोर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। यानी कि हम कह सकते हैं एयर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके बीच में पॉजिटिव चार्ज होता है, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है। एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इन पॉजिटिव चार्ज के साथ अट्रैक्ट नहीं होते, ये अपना इलेक्ट्रॉन इसको नहीं देते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी एयर है उसको हम इसी प्रॉपर्टी की वजह से क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं, ठीक है, इंसुलेटर कहते हैं। तो क्या हुआ, इसने इसको, इन पॉजिटिव चार्जेस ने इन एयर के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं लिया इतने चार्ज पे। हमने अब क्या किया, हमने और चार्ज दिया, डबल चार्ज दे दिया, तो ये आ गया और डबल चार्ज आ गया, ठीक है। अभी भी इन चार्जेस ने, मान लो जहाँ कोई एक चार्ज खींच रहा था, अब वहाँ पे दो चार्ज इस एक इलेक्ट्रॉन को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अभी भी हमारे एयर के जो मॉलिक्यूल्स हैं बड़े ढीठ हैं, अभी भी वो अपना इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहे हैं। अब हमने और चार्ज दे दिया, ट्रिपल 4 टाइम 100 टाइम्स इसको दे दिया, तो अब क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा चार्ज इसके ऊपर आ गया है, ठीक है। हमारे कंडक्टर पे बहुत ज़्यादा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब इतना ज़्यादा पॉजिटिव आ गया कि अब 5000 या 10,000 पॉजिटिव चार्जेस मिलकर अब एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं, एक एयर के एक मॉलिक्यूल के एक इलेक्ट्रॉन को खींच रहे हैं। तो अब क्या होगा, अब बताओ भाई, 1000 या 10,000 लोग एक बंदे को खींच रहे हो तो जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये चला जाता है। तो जैसे ही हमने एक एक्सेस चार्ज दिया, अब ये वाले जो चार्जेस होते हैं पॉजिटिव, दे आर एबल टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एयर मॉलिक्यूल्स। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन चला गया, अब हम क्या कहेंगे कि जो हमारी एयर है वो क्या हो गई है, आयोनाइज हो गई है। क्या हो गई है, आयोनाइज। क्यों, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन एक तो दे दिया, अब इसके पास क्या बच गया, सिर्फ पॉजिटिव बच गया, ठीक है। अब क्या बच गया इसके पास, पॉजिटिव। तो अब एक्चुअल में पिक्चर क्या बन रही है, ये रहा कंडक्टर, ठीक है, इसको हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखे थे बहुत ज्यादा, ठीक है, हमने पॉजिटिव चार्ज दे रखा था बहुत। अब ये क्या कर रहे हैं, ये आसपास के एयर के मॉलिक्यूल्स से क्या ले रहे हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन ले रहे हैं और क्या हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। यहाँ क्या बच जाएगा, पॉजिटिव पॉजिटिव। तो हमें दिखने में क्या लग रहा है कि ये तो मैंने अंदर की पिक्चर आपको क्रिएट करके बताई है। अगर सिर्फ आप ये देखो कि ऊपर से हमें क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है हम जितना चार्ज दे रहे हैं वो चार्ज यहाँ पे आ रहा है। हमें ऐसे दिखाई देगा ना कि मान लो एक बकेट है, वो यहाँ तक पूरी पानी से फिल हो गई है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर और पानी डाल रही हूँ, अब वो और पानी जो होगा वो क्या होगा, हमें क्या लगेगा, ये पानी अंदर नहीं जा रहा है, ये पानी बाहर की तरफ फ्लो कर रहा है ना, ये लगेगा ना। तो यहाँ पर भी हमें यही पिक्चर दिखाई दे रही है कि जितना हम और चार्ज अब दे जा रहे हैं वो चार्ज यहाँ पे आ रहा है, बाहर की तरफ आ रहा है। इसे हम बोलते हैं लीकेज ऑफ चार्ज या डिस्चार्जिंग कहते हैं, या फिर क्या कहते हैं, लीकेज ऑफ चार्ज। तो एक्चुअल में क्या हो रहा है कि वो एयर में से इलेक्ट्रॉन्स को ले रहे हैं, यहाँ के पॉजिटिव न्यूट्रलाइज हो रहे हैं और उनको क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज में क्रिएट कर रहे हैं। दिख क्या रहा है कि जितना हम चार्ज दे रहे हैं वही चार्ज हमारा फैल रहा है, लीक हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि इसकी एक लिमिटेशन होगी कि इसको हम किसी एक पर्टिकुलर ही चार्ज दे सकते हैं, नहीं तो इससे ज़्यादा चार्ज देंगे तो हमारी जो एयर है वो क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। तो जितना हमने चार्ज दिया
जितना हम चार्ज देते हैं उतनी ही ज़्यादा हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ती है, ठीक है। यानी कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड का एक पर्टिकुलर अमाउंट है कि इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बढ़नी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी बढ़ गई तो हमारी एयर क्या हो जाएगी, आयोनाइज हो जाएगी। तो वहाँ पॉइंट तक ना पहुँचे तो वहाँ तक की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कितनी होती है, वो होती है 3 × 10⁻⁶ वोल्ट पर मीटर। यानी कि इससे ज़्यादा अगर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, आपको पता है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस हो, जितने ज़्यादा हम चार्ज देंगे उतनी ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, ठीक है। तो इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हुई तो एयर हमारी क्या हो जाएगी, आयनाइज हो जाएगी एंड इट विल रिजल्ट इन द लीकेज ऑफ चार्जेस। तो इसे हम क्या बोलते हैं, मैक्सिमम लिमिट है, तो इसे हम बोलते हैं डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। क्या बोलते हैं हम इसको, डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर, ठीक है। तो इतनी डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ है उसकी, इससे ज्यादा एक्सीड नहीं करना है, करेंगे तो लीकेज हो जाएगी। अब ये तो हो गया कुछ इस तरीके का कंडक्टर आपका, ठीक है। अब अगर एक कंडक्टर प्लेट उठाते हैं हम, ठीक है, तो क्या होगा, तो हम अब बात कर रहे हैं तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की। तो हमने एक प्लेट उठाई है, ठीक है, इस तरीके से प्लेट है, लेकिन मैं ऐसे रखूंगी तो आपको कैसे दिखाई देगी, कुछ इस तरीके से दिखाई देगी, ठीक है। ये एक प्लेट है जिसको हमने एक इंसुलेटर पे ऐसे रखा हुआ है, ठीक है। और हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर इसको क्या दे दिया, पॉजिटिव चार्ज दे दिया है, ठीक है। हमने इसको चार्ज ऐसे प्रोवाइड कर दिया है, पॉजिटिव चार्ज इसको दे दिया है, ठीक है। अब मुझे और इसको पॉजिटिव चार्ज देना है, यानी कि इसको एक तरीके से और हमने इसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी है विदाउट लीकेज। तो हम क्या करेंगे, तो हम एक और प्लेट उठाकर लेकर आएंगे, उतने ही साइज की एक और प्लेट हम उठा कर लेके आएंगे इसके पास, और उसको हम कर देंगे अर्थिंग, उसकी कर देंगे हम अर्थिंग। इससे क्या हुआ, जैसे हम एक और प्लेट उठा के लेके आए, दिस इज ऑल्सो अ कंडक्टर, अब ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव इसके क्या निकालेगा बाहर, नेगेटिव निकालेगा। ये रहा, उसने निकाल दिए, इसके नेगेटिव बाहर निकाल दिए। अब इधर नेगेटिव है तो इधर पॉजिटिव भी आगे होंगे, तो एक्चुअल में ये जो पॉजिटिव है वो क्या हो गए, ग्राउंड हो गए, यानी कि अर्थिंग हो गई। अब कहने को तो हम कह देते हैं ना कि एक बार में अर्थिंग होगी, एक्चुअल प्रैक्टिस में क्या होता है, ये जो पॉजिटिव होते हैं वो क्या करते हैं, अर्थ के इलेक्ट्रॉन्स निकाल लेते हैं और वो क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, है ना। बिल्कुल बेस में जाएं, फिजिक्स के बिल्कुल बेस में जाएं। वैसे बोलने में हम क्या देते हैं कि चार्ज को हमने अर्थ कर दिया, चार्ज को हमने भेज दिया अर्थ में, बट एक्चुअल में क्या होता है, वो चार्ज अर्थ से क्या निकाल लेता है, इलेक्ट्रॉन निकाल लेता है, और पॉजिटिव नेगेटिव क्या हो जाते हैं, वो यहाँ से न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। लेकिन ये नेगेटिव वहीं बरकरार रहते हैं, क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव इसको क्या कर रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। क्लियर होगी ये बात। अब इस पूरे कनेक्शन से हुआ क्या, इस पूरे कनेक्शन से हम कैसे कह सकते हैं कि हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, इसकी कैपेसिटी कैसे बढ़ गई। तो देखिए, जैसे हमारे पास ये पहले था, अभी तक ये नहीं था, तो मान लो इसके पास कोई ना कोई पोटेंशियल था, क्यों, क्योंकि हमने चार्ज दे रखा है। मान लो इसका कोई पोटेंशियल था 100 वोल्ट था, ठीक है, मान लेते हैं। क्यों, पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला होता है आपके पास, सम कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख ही देते हैं, ठीक है, चार्ज अपॉन में आर, ठीक है। अब यहाँ पे आर क्या है, इनकी यहाँ तक बोल सकते हैं, यानी कि इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं डी है, तो ये लगा लेते हैं, हम डी लगा लेते हैं एक बार के लिए, ओके। अच्छा, अब मैं ये प्लेट उठा के लेकर आई हूँ, इस प्लेट पे क्या है, इस प्लेट पे भी कोई ना कोई पोटेंशियल क्रिएट हो चुका है, बट ड्यू टू नेगेटिव चार्जेस वो पोटेंशियल नेगेटिव होगा, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू अपॉन में डी, ठीक है। अब ये जो चार्ज है, ये जो पोटेंशियल है, मान लो इसका पोटेंशियल कितना है, -50 वोल्ट मान लेते हैं एक बार के लिए, ठीक है। अब ये 100 है, ये -50 है, -50 इसके बिल्कुल पास में पड़ा हुआ है, तो इसका इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा इसकी वजह से। तो नेट पोटेंशियल कितना आ जाएगा इसके पास, 100, और इसका दोनों का प्लस करेंगे, लेकिन ये कितना है, नेगेटिव है, तो -50 हो गया, तो ये कितना आ गया, 50 वोल्ट। अब इसका पोटेंशियल कितना बन चुका है, 50, यानी कि अब हम इसको और चार्ज दे सकते हैं, सेम कंडक्टर, लेकिन अब हम इसको और चार्ज दे सकते हैं। क्यों, क्योंकि इसने इसका पोटेंशियल थोड़ा सा डिक्रीज कर दिया, दैट्स वाई हम इसको और पोटेंशियल दे सकते हैं, इसकी और स्ट्रेंथ हम बढ़ा सकते हैं। तो हम बार बार बोल रहे हैं कि कैपेसिटेंस इसका बढ़ गया है, कैपेसिटेंस बढ़ गया है, कितना बढ़ गया, तो हम उसको अब करेंगे कैलकुलेट, और वो जो कैपेसिटेंस होगा वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, सबसे पहली बात
इन एरिया पे, ठीक है, एरिया ऑफ द प्लेट पे डिपेंड करेगा कि कितना एरिया है उनका, ठीक है। और इनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हो रही है, राइट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर भी डिपेंड करेगा, राइट। और हम बोल सकते हैं कि कितना सेपरेशन है इनके बीच में, कितना डिस्टेंस है, तो डी के ऊपर भी डिपेंड करेगा। तो अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं कैपेसिटेंस की, इसका कितना कैपेसिटेंस है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स का कितना कैपेसिटेंस होता है। नाउ लेट अस कैलकुलेट। तो मैं इसी फिगर को नए पेज पर दोबारा बनाती हूँ और उसकी हम डेरिवेशन करते हैं। लिया है। अब अगर हम इसका कैपेसिटर एक्चुअल में फॉर्मूला निकालने की कोशिश करें कि हम क्या निकलेगा इसका फॉर्मूला, तो हमें पता है फॉर्मूला कि कैपेसिटर का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है अभी, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, यही पढ़ा हमने, ठीक है। अब यहाँ पर 2 प्लेट्स हैं। अब मान लेते हैं इन प्लेट्स का दोनों का जो एरिया है वो सेम है ए, और मान लो इन दोनों का जो डिफरेंस है, सेपरेशन जो है वो सेपरेशन है डी, ठीक है। अब इनके बीच में कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट हुई है, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी कुछ है, लेट इट बी ई है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब हमें ये सारी क्वांटिटीज जो हैं वो इस फॉर्मूला में इंट्रोड्यूस करनी है। ऐसे तो हमें नहीं पता चलेगा ना कि हम कैसे बता सकते हैं कि सेपरेशन है, इसमें तो कोई सेपरेशन की बात नहीं हो रही, एरिया पे डिपेंड नहीं कर रहा, तो कैपेसिटर डिपेंड किस पे कर रहा है। तो हमें इस फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने इन क्वांटिटीज को इस फॉर्मूले में इंट्रोड्यूस करवाना है। कैसे करवा सकते हैं? सबसे पहले तो हम चार्ज की बात करते हैं। तो चार्ज का इनसे कोई और कनेक्शन है, कैसे कर सकते हैं चार्ज का? जैसे कि हमें पता है, वी नो क्या सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज अपॉन एरिया होता है, ठीक है। मान लो इस प्लेट की जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है दैट इज सिग्मा इज इक्वल टू चार्ज अपॉन में एरिया ऑफ द प्लेट है। क्लियर होगी ये बात? तो हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके चार्ज की हमने क्या निकाल लिया, फॉर्मूला निकाल लिया, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय ए। चलो ये तो सॉर्ट हो गया, एरिया भी इंट्रोड्यूस हो गया, बाकी बचा अब आपके पास पोटेंशियल, ठीक है। अब इस पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? अब पोटेंशियल का फॉर्मूला हम कैसे फाइंड करें, किस तरीके से फाइंड करें? कुछ कनेक्शन है इसका? यस है, हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ा था। हमने क्या पढ़ा था? हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट की पोटेंशियल जो होता है वो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वो कितनी दूर तक जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि जितनी दूर तक हम जाते हैं, जितनी दूर हम जाते जाएंगे उतना ही हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती जाती है। v बाई एक्स हो जाता है ना, पोटेंशियल ग्रेडियंट इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्स इधर अगर आप इमेजिन करें इस चीज को नीचे की तरफ, तो इसका मतलब क्या रहता है, ये रहता है ना इसका dv बाई डी एक्स होता है। इसका मतलब क्या होता है कि जितनी हम दूर जाते रहेंगे उतनी हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती रहती है, कम होती रहती है, ठीक है। अब यहाँ पर कितनी दूर है, सेपरेशन कितना है, डी सेपरेशन है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ई इंटू डी लिख सकते हैं, ई इंटू डी। तो बस हमें v भी मिल गया, हमें q भी मिल गया। पुट दीज वैल्यूज, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, पुट दीज वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या हो जाएगा, c इक्वल्स टू q की जगह पे सिग्मा a और v की जगह पे e और d हो जाएगा, ठीक है। ये आ गया आपके पास क्या, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला, जिससे आपको पता क्या चल रहा है। सबसे पहली बात, एरिया पे डिपेंड कर रहा है कैपेसिटेंस, कि जितना ज्यादा एरिया होगा प्लेट का उतना ज्यादा कैपेसिटेंस होगा, ठीक है। और हमें क्या पता चल रहा है, और हमें पता चल रहा है यहाँ से डिस्टेंस का, जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना कैपेसिटेंस कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, ठीक है। अब अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड को भी यहाँ से निकालने की कोशिश करें कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या पढ़ रखी है, इनके बीच में कितना होगा, इधर कितना होगा, इतना इधर कितना होगा, तो याद करिए हमने पढ़ा था कि इस साइड आउट जब दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, ठीक है। हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द टू पैरेलल प्लेट्स वो जीरो होती है, और इनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो होती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये हमने पढ़ा था, नहीं याद तो एक बार फटाफट से याद करते हैं कैसे। तो किस तरीके से इस साइड और इस साइड दोनों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है, किस तरीके से ये यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ये रहती है। तो याद करिए हमने फर्स्ट चैप्टर में गोस थ्योरम जब पढ़ी थी तब हमने वहाँ पर पढ़ा था कि टू पैरेलल प्लेट्स में जब हम टू पैरेलल प्लेट्स भी अगर हम छोड़ देते हैं, सिर्फ एक नॉर्मल पैरेलल प्लेट उठाते हैं, उसकी अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते थे तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास निकल के आई थी सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट,
ठीक है, याद करिए, अगर नहीं याद तो मैं स्पेशली फर्स्ट चैप्टर का जो गॉस थ्योरम की एप्लीकेशंस थी उसका लिंक मैं आप लोगों के लिए आई बटन एज वेल एज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। याद करिए, उसमें ऐसे था, पैरेलल प्लेट था, हम यहाँ से एक सिलेंडर उठाते थे, इधर से फिर हम लेते थे एक सरफेस एरिया के लिए, स्कर्ट सरफेस पोर्शन के लिए हम गॉस थ्योरम लगा रहे थे, एक इधर के लिए और एक इधर के लिए निकाल रहे थे। तो हमारा जब लेफ्ट राइट के लिए आया था तो हमारे पास टोटल ये निकल के आई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक पैरेलल एक शीट के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आती है वो निकल के आती है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। इसका हमने ये सिग्निफिकेंस दिया था कि डिपेंड नहीं कर रहा कि इधर कितनी है इधर कितनी है, हर जगह डिस्टेंस पे नहीं डिपेंड कर रही थी, हर जगह पे क्या रह रही थी, बिल्कुल यूनिफॉर्म रह रही थी। ठीक है, अब सेम चीज़ अगर दो पैरेलल प्लेट्स को उठा लेते हैं हम यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर भी है, मान लो ये पैरेलल प्लेट है और एक ये पैरेलल प्लेट है, यहाँ पर सब पॉजिटिव है और यहाँ पर सब नेगेटिव है। तो अगर मैं इस रीजन की बात करती हूँ, फर्स्ट रीजन और ये सेकंड रीजन, और हम इस थर्ड रीजन की बात करते हैं, ठीक है, फर्स्ट रीजन की अगर हम बात करते हैं तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड है, ठीक है, और इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगी इस रीजन में वो कहाँ रहेगी, इधर रहेगी, इस साइड रहेगी। ठीक है, फर्स्ट रीजन की बात करें तो फर्स्ट प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और इधर की वजह से इधर है। सेकंड रीजन की बात करें तो ये वाली प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो पॉजिटिव इधर की तरफ है और इस वाली प्लेट की वजह से नेगेटिव इधर की तरफ है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड रीजन में यानी कि आउटर रीजन में हम देख सकते हैं दोनों तरफ ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है वो अपोजिट डायरेक्शंस में आ रही है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटर रीजन के लिए क्या रहेगी, सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, दैट्स वाई हम कहेंगे यहाँ पर ये क्या आ रही हैं, 0 आ रही हैं आउटर सरफेस पे। इनर की अगर हम बात करते हैं तो इनर में जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वो यही है, इसकी भी इधर है और इसकी भी इधर है, सेम डायरेक्शन आ रही है। तो इनर फील्ड के लिए क्या रहेगी, इनर सरफेस दोनों के लिए सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो ये रहेगी इनसाइड या बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स जो इलेक्ट्रिक फील्ड रहती है वो रहती है सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो इस तरीके से हमने ये यहाँ पर रिजल्ट लिखा है। ठीक है, तो अब अगर मैं इसको यहाँ पे वैल्यू पुट कर दूँ तो क्या बनेगा, C इक्वल्स टू सिग्मा A अपॉन में इसकी जगह पे सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, इधर आ जाएगा D, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल, ये एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला गया, ये हो गया एप्सिलॉन नॉट A अपॉन में D। तो ये हो गया आप लोगों का कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला जिस पे वो डिपेंड कर रहा है, एक तो परमिटिविटी पर कि कौन सा मीडियम है बीच में, एयर है, वैक्यूम है, वाटर है, क्या है, एरिया ऑफ द प्लेट्स पे एंड द डिस्टेंस या सेपरेशन बिटवीन द टू प्लेट्स। अब अगर इसी फॉर्मूले में अगर मैं इसमें एक डाइलेक्ट्रिक उठा के लेकर आती हूँ, अब याद करिए डाइलेक्ट्रिक क्या था, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था। डाइलेक्ट्रिक्स क्या होते हैं, एक तरीके से ऐसे इंसुलेटर्स होते हैं जिनमें थोड़ी बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, फ्री चार्जेस घूम रहे होते हैं, और जैसे हम डाइलेक्ट्रिक एक बीच में ऐड करते हैं उसकी मेन एप्लीकेशन ही ये थी कि वो क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हमारी क्या कर देते हैं, वीक कर देते हैं। जैसे कि एक बार समझते हैं कि जैसे मान लो यहाँ पर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है। ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गई है, लेकिन मैंने बीच में ना कोई एक ऐसा एक डाइलेक्ट्रिक डाल दिया। अब डाइलेक्ट्रिक में क्या होगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस होंगे, सारे नेगेटिव इधर की तरफ क्रिएट हो जाएंगे, है ना, इधर नेगेटिव आ जाएंगे और इस तरफ सारे पॉजिटिव आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव हो जाएंगे, इधर नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो यहाँ सारे नेगेटिव क्रिएट हो गए, है ना, और इस साइड सारे पॉजिटिव क्रिएट हो गए, तो इसके अंदर की एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगी ना, पॉजिटिव टू नेगेटिव इधर की तरफ, है ना। तो जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल और इसके अंदर एक इंटरनल जो क्रिएट हो गई है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक अगर हम एक ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में इंट्रोड्यूस कराते हैं तो वहाँ की जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और ये भी हमने पढ़ा था हाउ मेनी टाइम्स, वो हमने पढ़ा था कि अगर K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कैसे रिड्यूस हो जाती है, ये हो गई ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की, ठीक है, जो पहले थी, अब जो है वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी K टाइम्स रिड्यूस हो जाती है।
ठीक है, सॉरी, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब आपकी है ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी ये आपकी बिना डाइलेक्ट्रिक की थी। अब जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया है, अब उसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, यानी कि बिना डाइलेक्ट्रिक ऐड किए डिवाइड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ये इलेक्ट्रिक फील्ड अब जो है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये रहता है हमारा कनेक्शन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के साथ, ठीक है। और ये भी मैंने आपको बताया था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है वो डिपेंड करता है कौन सा मटेरियल हमने डाला डाइलेक्ट्रिक पे, उसका वो कितनी ज़्यादा कितनी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट कर सकता है। डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट रहेगा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। तो अब हम इसी को ही हम यूज़ करने वाले हैं और अब हम फॉर्मूला निकालेंगे कि कैपेसिटर का डाइलेक्ट्रिक के साथ क्या कनेक्शन है। तो अब हम बात करते हैं इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, कि कैपेसिटेंस पे डाइलेक्ट्रिक का क्या फ़र्क पड़ेगा। तो अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं कराया है, बट हम क्या कर लेते हैं, ऐसे दो प्लेट्स यहाँ पे रख लेते हैं। तो ये रही सारी की सारी पॉजिटिव प्लेट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से। ये हो जाएगी सारी नेगेटिव प्लेट हो जाएगी, ठीक है, इस तरीके से जैसे हमने पहले ये सेटअप क्रिएट करा। इस सेटअप के लिए हम मानते हैं कि हमारी जो अभी के लिए इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कितनी है, अभी विदाउट इंट्रोड्यूसिंग डाइलेक्ट्रिक अभी के लिए इसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी, ई नोट, ठीक है। अब ई नोट का हम कह सकते हैं कि अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड हमने अभी भी बताई कितनी होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गई इसके अंदर की। और हम क्या मान सकते हैं कि इसका जो एरिया है वो ए है, ठीक है, एरिया ए है। सेपरेशन हम मान लेते हैं यहाँ से लेकर यहाँ तक का सेपरेशन जो है वो डी है, ठीक है, सेपरेशन जो है वो डी है। ऑल्सो हमने अभी अभी कैपेसिटेंस का फॉर्मूला पढ़ा, क्या था कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारा अभी अभी के लिए, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये हमने पढ़ा था इस कैपेसिटेंस का अभी तक, जब तक हमने इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक ऐड नहीं किया है, ठीक है। अब हम इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं डाइलेक्ट्रिक, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पे मान लो कोई एक डाइलेक्ट्रिक इसके अंदर डाल दिया है। अब इस डाइलेक्ट्रिक की वजह से अब इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, वो के टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। तो डाइलेक्ट्रिक की वजह से अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, E इक्वल्स टू ई नॉट बाई के, वेयर के इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। कि ये वाली तो थी पहले वाली इलेक्ट्रिक फील्ड, लेकिन ये कौन सी है, अब न्यू वाली, जैसे हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज इक्वल टू ई नॉट बाई के, वेयर के इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से फॉर्मूला निकालती हूँ तो क्या बनता है फॉर्मूला, ठीक है। तो कैपेसिटेंस में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या फॉर्मूला निकला था, तो ये था आपके पास सिग्मा ए अपॉन में ई डी, है ना, सिग्मा ए अपॉन में ई डी, ये निकला था हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अब ये जो ई था वो ई नॉट था जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ठीक है। अब हम ई नॉट की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ये क्या निकल के आएगी आपके पास, ई नॉट इक्वल्स टू ई के। अब ये वैल्यू अगर मैं इसके अंदर पुट करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हम लिखेंगे सी इक्वल्स टू सिग्मा ए अपॉन में ई नॉट की जगह पे ई के या फिर के ई इंटू डी। अब ये कैपेसिटेंस कौन सा था आपका, ओल्ड वाला कैपेसिटेंस था। ये वाला जो कैपेसिटेंस आया जिसके अंदर न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड आई है, ये कौन सा आपका न्यू कैपेसिटेंस है ना। तो ये हो गया ओल्ड कैपेसिटेंस, ये हो गया न्यू, डिवाइड में के, न्यू के लिए मैं सी बार डाल देती हूँ ऊपर, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो, और इस रिजल्ट को अगर ध्यान से देखो तो न्यू कैपेसिटेंस इज के टाइम्स द ओल्ड कैपेसिटेंस, यानी कि जैसे हम डाइलेक्ट्रिक ऐड करवाते हैं, इंसर्ट करवाते हैं, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाता है हमारा, कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है बाय के टाइम्स। के क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो यहाँ से अगर मैं एक रिजल्ट डालूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है बाय के टाइम्स, एज जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, पुराने वाले के ई नॉट बाय के होती है। दूसरी चीज हमने क्या देखी कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो बढ़ जाता है के टाइम्स, यानी कि उसकी एनर्जी स्टोरेज या फिर उसके चार्ज स्टोरेज जो होती है वो बढ़ जाती है के टाइम्स, एज न्यू वाला जो कैपेसिटेंस होता है वो के टाइम्स होता है ओल्ड कैपेसिटेंस के। तो जैसे हम डाइलेक्ट्रिक ऐड कराते हैं तो ये दो रिजल्ट हमें डेफिनेटली मिलते ही मिलते हैं, ठीक।
ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट द इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन द कैपेसिटेंस। अब इसी से रिलेटेड एक एग्जांपल है आपकी बुक में, वो करते हैं। तो एग्जाम्पल 2.8 क्या कह रहा है, अ स्लैब ऑफ अ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया एज द प्लेट्स। जितना एरिया प्लेट्स का है उतना ही इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एरिया है। एंड पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है बट हैज अ थिकनेस ऑफ 3/4d where d is the separation of the plates। तो इसको एक तरीके से ऐसे विजुअलाइज करते हैं कि ये रही एक पहली प्लेट, ये रही एक दूसरी प्लेट। अब एक हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड करवाया है बीच में जिसका सेम एरिया है, इतना ही एरिया है, लेकिन इसकी जो थिकनेस है ना, वो कितनी थिकनेस है, वो 3/4 ऑफ द थिकनेस है इस पूरे के, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी d है ना उसका 3/4 है। तो ये पहली हो गई पॉजिटिव, ये हो गया नेगेटिव, ये हमने डाइलेक्ट्रिक ऐड करवा दिया है जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, बीच में हमने ऐड करवा दिया है। और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है, 3/4d where d is the separation between these two plates। ठीक है, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अब कैसे कैपेसिटेंस चेंज होगा जैसे ही हमने स्लैब को इसके अंदर इंसर्ट किया है। तो हमें पता है कि जो हमारा कैपेसिटेंस होता है वो इंक्रीज कर जाता है। यही हमने अभी अभी देखा था कि कैपेसिटेंस जो होता है वो हमारा इंक्रीज कर जाता है। यही रिजल्ट हमने देखा था, कितने टाइम्स, k टाइम्स। k क्या होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है। ठीक है, अब यानी कि हमें चेक करना है कि पहले कैपेसिटेंस कितना था और अब कितना कैपेसिटेंस और कितने टाइम हमारा इंट्रोड्यूस कर गया है। ठीक है, कितने टाइम्स हमारा इंक्रीज कर गया है, ये हमने देखना है। तो अब हमें पता है कि जो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, चार्ज अपॉन में पोटेंशियल। अब जो चार्ज है वो उन्होंने क्या बोला है, हाउ इज द कैपेसिटेंस चेंज व्हेन द स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द टू प्लेट्स। अब चार्ज तो हमारा चेंज नहीं हुआ है, ठीक है, चार्ज हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो हम क्या कहेंगे, क्यू तो हमारा बिल्कुल सेम है एज इट इज है। क्या चेंज होगा, हमारा पोटेंशियल डिफरेंस चेंज होगा जैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे। ओके, तो अभी के लिए हम मान लेते हैं ये पहले वाला पोटेंशियल था, ठीक है, V था। अब हमने न्यू पोटेंशियल निकालना है। न्यू पोटेंशियल कितना निकलेगा, तो अब हम निकालने वाले हैं, सबसे मेन हम बात करने वाले हैं पोटेंशियल की, कि न्यू पोटेंशियल कितना निकलेगा। ओके, तो न्यू पोटेंशियल के लिए V इज इक्वल टू, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पर पोटेंशियल हमें निकालना पड़ेगा। एक पोटेंशियल किसकी वजह से, डाइलेक्ट्रिक की वजह से। ठीक है, एक हम डालते हैं डाइलेक्ट्रिक की वजह से, डाइलेक्ट्रिक उसकी वजह से, और एक तो इसकी वजह से हो गया पोटेंशियल, और एक वो भी तो पोटेंशियल है ना, ये जो खाली स्पेस है इसकी वजह से भी पोटेंशियल होगा, तो प्लस पोटेंशियल जो खाली स्पेस की वजह से। तो हम यहाँ पे एयर डाल देते हैं, फ्री स्पेस लगा लो या फिर एयर लगा लो। ठीक है, ओके, तो यहाँ पर हमें पता है कि पोटेंशियल का क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल ग्रेडियंट वाला फॉर्मूला क्या था, E इंटू डी था। ठीक है, E इंटू डी था। अब D क्या होता है, उनका सेपरेशन। अब यहाँ पर जो D है वो कितना है, वो D है आपका 3/4K, और डाइलेक्ट्रिक वाला है तो ये कौन सा रहेगा आपका, E0/K इंटू 3/4D। ठीक है, याद करिए इसको हम कैसे समझ सकते हैं, क्या था ना, V इक्वल्स टू E इंटू सेपरेशन था, x था। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होती है जो अब हम देख रहे हैं, अब जो अब हम देख रहे हैं वो क्या होती है, ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड का डिवाइड में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, यही होगी ना। ठीक है, इंटू x, कितनी थिकनेस है उसकी, 3/4d है, इसलिए हमने इसकी जगह पर ये लिख दिया। सिमिलरली अब आप मुझे बताओ एयर वाले के लिए कितनी रहेगी। एयर वाले के लिए तो नॉर्मल E0 ही आएगा, उस पर तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं है। अब ये वाला जो पोर्शन बचा है वो कितना पोर्शन बचा है, ये टोटल D था, ये हो गया 3/4D, तो D माइनस 3/4D कितना बचा, 4D माइनस 3D/4, दैट इज D/4 बचा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, D/4, ये आ गया। इसको अब आप क्या कर सकते हैं, अब इसको आप कॉमन ले लेते हैं, जो भी कॉमन आ रहा है दैट इज E0, तो E0 कॉमन ले लिया, D कॉमन ले लिया, अंदर क्या बच गया आपके पास, 3/4K प्लस यहाँ पे बच गया 1/4। ठीक है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं एलसीएम, 4K एलसीएम हो जाएगा, ये आ गया आपके पास 3 + K, राइट। तो हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं V इक्वल्स टू E0D इंटू K + 3/4K। ठीक है, तो ये कौन सा पोटेंशियल है, ये आपका
ये डाइलेक्ट्रिक ऐड करवाने के बाद का पोटेंशियल है। तो अब वाला जो कैपेसिटेंस होगा वो क्या होगा, ये न्यू कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज वही है, अब ये हो जाएगा आपका न्यू वाला पोटेंशियल। तो ये हो गया आपका न्यू वाला पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे न्यू कैपेसिटेंस निकालने की कोशिश करते हैं, दैट इज क्यू अपॉन में वी डैश इज ई नॉट डी के प्लस 3 अपॉन में 4k, ठीक है। एंड अब हमें पता है कि ये जो था ई नॉट डी जो था वो क्या था, ई नॉट डी था तब वाला पोटेंशियल जब आपके पास अभी इलेक्ट्रिक हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया था, ये पहले वाला था, है ना। तो सी नॉट क्यू वी और ये ऊपर चला जाएगा, दैट इज 4k अपॉन में k प्लस 3, ठीक है। और ये क्या हो गया आपके पास, पहले वाला कैपेसिटेंस। तो दिस इज द पहले वाला यानी कि ओल्ड कैपेसिटेंस जब हमने डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस नहीं किया था, इसको हमने किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 4k अपॉन में k प्लस 3 से, यानी कि इतने टाइम्स अब आपका कैपेसिटेंस क्या हो चुका है, इंक्रीज हो चुका है। तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ इंसर्टिंग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट k विद द थिकनेस 3/4d। तो इसको हमने इस तरीके से सॉल्व किया है। तो ये था आपका एग्जाम्पल 2.8। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। थैंक यू।